हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो मैं आ गया हूँ भाई वीडियो ऑन करके। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। मैंने क्या किया था सर, आपने क्या किया था बताओ, आप आज बता ही दो। तो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए कर लिए थे जेई के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन मैं गया था घर पे यार, तो मैंने घर पे वीडियो रिकॉर्ड किए थे और मुझे पता नहीं था कि उस कमरे में इको हो रहा है जी। इको की वजह से मैंने वो रिकॉर्ड तो कर ली, लेकिन यार मैंने अपलोड भी कर दी थी, लेकिन मैंने भाई आज ही डिलीट कर दी वो दोनों वीडियो, क्योंकि इको की वजह से कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ ध्यान देना पड़ेगा उस कमरे में, या तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि इको ना हो, या तो फिर कुछ चेंज लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना चश्मा लेके आता हूँ। चश्मा 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 कहाँ गया जी? ना 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 ना, पता नहीं यार, वो मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने चश्मा। तो उसको तो छोड़ दो, उसको तो भूल जाओ। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ मतलब मित्रों ने, कुछ फ्रेंड्स ने, किसी ने मतलब एक तरह से कमेंट किया था कि भाई अपने वीडियो पे अपने वीडियो पे थोड़ा जो लिखा करे ना, उसमें थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना। तो आज मैं वो कोशिश करूँगा यार कि जो फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, वो अच्छी सी बड़ी सी लिखूँ, ताकि आपको देखने में सोचे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आया करे तो यार बता दिया करो ना। वो मेरे लिए भी सही नहीं है, आपको भी नहीं दिख रहा, मेरे लिए भी सही नहीं है ना। मैं वीडियो बना के मेहनत कर करके डाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो भी है प्रॉपर मिलना चाहिए ना, तभी तो अच्छा रहेगा वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये बात है भाई, बता दिया करो। ठीक है, गुस्सा रहने की बात नहीं है, गुस्सा मत होया करो यार इन चीज़ों पे, बता दिया करो। मैं वापस चश्मा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ चला गया रे तू? हो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा आज। इसको ध्यान से ढूंढो ना, अब इतने प्यार से तो मिलता नहीं है वो। और वैसे रैंडमली कहीं पे भी मिल जाएगा पड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन आज नहीं मिलेगा भाई। तो मत मिल मत मिल मत मिल मत मिल मत मिल। मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन अब मन नहीं मान रहा ढूंढे बगैर। ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छे से मैं देख पाऊँगा। वो चश्मा तो नहीं मिला, लेकिन कोई दूसरा चश्मा आज मुझे मिल गया यार। दूसरा मिल गया आज, एक पुराना वाला। तो ठीक है, इसी को लगा के पढ़ा देता हूँ। आप ये बात तो समझिए ना कि जो मैंने जेई के वीडियो बनाए थे, हो सकता है मैं वापस अपलोड करूँ। वापस वीडियो पहले बनाने पड़ेंगे वाले, फिर अपलोड कर दूँगा। पुराने वाले तो डिलीट कर दिए, क्योंकि उनमें ईको बहुत हो रही थी। और आज से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखने की कोशिश करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन जो बच गया था वो इस तरह से है कुछ। अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर 3.28। अच्छा जी, एक आपको एक्स टी ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स टी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये एक्स ये टी, ये ग्राफ आपको दे रखा है। और आपसे पूछ लिया, सॉरी, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। ये स्पीड है इधर, ये स्पीड है, और इधर टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या दे रखा है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस जगह पे जो स्पीड है वो है 12। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, बीच बीच में भूल जाऊँगा तो आप याद तो दिला नहीं पाओगे, क्योंकि कमेंट तो कर नहीं सकते। लेकिन ठीक है, मैं ही कोशिश करूँगा याद रखने की। इधर 5, ये 10, और यहाँ पर वैल्यू 0। तो ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है भाई वो सेकंड में। आपसे पूछा क्या है, 0 to 10 सेकेंड ऑप्ट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाई द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी भाई? डिस्टेंस कैसे निकालोगे स्पीड टाइम ग्राफ से? तो भाई डिस्टेंस जो होती है स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होती है वही होती है। तो 0 से 10 तक मतलब ये वाला पूरा एरिया इसके अंडर जो आ रहा है वो कवर हो जाएगा। तो वो एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, HGHGSC। सो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन अपने लिए मतलब टी वाली डायरेक्शन है। तो टी की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 10 माइनस 0 मतलब 10, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट मतलब इस ट्राइंगल की टोटल हाइट कितनी है? 12 माइनस 0 मतलब 12। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी भाई वो आ जाएगी 60, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। क्यों होगी मीटर? ये बात आप समझे, क्योंकि ये डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर में आएगी। ये तो इजी था, ये तो इजी फिजी था, लेकिन मज़ा तो अब आएगा ना यार, मज़ा तो अब ही आने वाला है आपके लिए।
कैसे आएगा जी मज़ा, बताते हैं आपको कैसे आएगा मज़ा। मज़ा ऐसे आएगा भाई कि अब आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उसमें पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t इक्वस टू 2 से t इक्वस टू 6 तक। यहाँ से t इक्वस टू 2 हो गया ये, और कहीं यहाँ पर भाई t इक्वस टू 6 होगा, t इक्वस टू 6 यहाँ पर कहीं होगा। आपसे पूछ लिया 2 से लेके 6, इन दोनों के बीच में आप मुझे अब बताओ कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो भाई अब आपको एरिया निकालना, ये वाला, ये पूरा एरिया निकालना यार। तो इस एरिया को निकालने की बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ भाई, यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ये नीचे वाला पूरा जो रेक्टेंगल है, नीचे वाला जो पूरा एक रेक्टेंगल है, उसको मैं एरिया नंबर 1 दे दूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर देखो, अभी ऊपर आपको क्या करना है, इसको तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इधर वाला, इसको 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या ये इसको मैं 3 नाम दे दूँ, इसको मैं 3 नेम दे सकता हूँ क्या? बताओ 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 जी। ये बन रहा है क्या, ऐसा कुछ शेप बन रहा है क्या? नहीं, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऊपर वाला पार्ट कुछ अलग हो जाएगा जिसको 4 नाम देना पड़ेगा भाई। तो समझ रहे हो आप, एक नीचे रेक्टेंगल बना, 2 एक ट्राइंगल है, और जो 3 है वो एक रेक्टेंगल है, और 4 एक ट्राइंगल है। तो इन सब का एरिया आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया यदि ये वाला निकालना हो भाई, ये वाला मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 6 - 2, बेस है भाई 4, क्योंकि ये 6 - 2 मतलब बेस है 4। हाइट कितनी है भाई इस पॉइंट पर? यही तो मज़े की बात है। यहाँ पर हाइट कैसे निकालोगे? हाइट मतलब इस जगह की स्पीड, हाइट मतलब इस जगह की स्पीड भाई, इस जगह की स्पीड, इस वाले पॉइंट की स्पीड, इस वाले पॉइंट की स्पीड आएगी कैसे? अब ये तो पेच आ गया एक। इस वाले पॉइंट की यदि स्पीड निकालनी हो भाई तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि ये बन रही है भाई स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। यदि लाइन स्ट्रेट बनेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा लोगे, v इक्वल्स टू यू प्लस लगा लोगे। तो इस जगह पे वेलोसिटी चाहिए भाई जब टाइम 2 सेकेंड है, तो v निकालना है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल, तो इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस a इंटू टी, तो 2 हो गया। लेकिन अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई? एक्सेलरेशन मैंने अभी बोला था कि ये क्या है, एक लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा इसका, लेकिन एक्सेलरेशन होगा कितना भाई? एक्सेलरेशन होगा v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो v2 - v1 मतलब एक पॉइंट जहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू पता हो, तो इस वाले पॉइंट पे टाइम की वैल्यू भी 0 है और वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट नंबर 1 तो मैं इसे ले लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2 किसे लोगोगे? जहाँ पे वेलोसिटी भी पता हो और टाइम भी पता हो। तो मुझे तो लगता है ये वाला पॉइंट सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को वेलोसिटी पता है और यहाँ पर अपने को टाइम भी पता है 5 सेकेंड। तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, फाइनल वेलोसिटी 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी भाई 0 अपॉन टाइम कितना है इस पॉइंट पर? 5 माइनस इनिशियल टाइम कितना था जब वेलोसिटी 0 थी? तो 0। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया भाई 12/5 आया। यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया 12/5, 12/5 वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 24/5। ठीक है, 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पे जो वैल्यू आई वो आई 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हो, 4 तो इसका बेस था और हाइट कितनी होगी डायरेक्टली? 4.8, 19.2 मीटर पर एरिया, मतलब मीटर आएगी, मीटर, क्योंकि एरिया जो देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस देगा और डिस्टेंस मीटर में होगी। तो एरिया नंबर 1 तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन उसके लिए ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ी। अभी घबराना नहीं है, इसके लास्ट में एक शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा आपको, सबसे लास्ट में शॉर्ट मेथड भी बता दूँगा। लेकिन अभी आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि कभी सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता कि भाई आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होता और वो किसी मिडिल पॉइंट पे टाइम दे के पूछ लेता इस जगह की वेलोसिटी निकालो, तो आप कहीं घबरा नहीं जाओ। इसलिए उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे यदि अब किसी भी पॉइंट पे यदि यहाँ पर t = 3 सेकेंड है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल पाओगे ना आप? इजीली निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको ये पूरा ढंग से करा रहा हूँ अभी। फिर पॉइंट नंबर 2 का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ये क्या बनेगा? ये भी एक ट्राइंगल बनेगा भाई, ट्राइंगल 2। इस 2 नंबर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2
इनटू बेस, बेस कितना होगा 5 माइनस 2 मतलब 3। समझ रहे हो ना कैसे 5 माइनस 2, इस वाले पॉइंट पे टी कितना है 5 और इस वाले पॉइंट पे टी कितना है 2, तो 5 माइनस 2 मतलब बेस हो गया 3। हाइट कितनी है इसकी भाई, हाइट कितनी है, तो हाइट है इसकी 12 माइनस 4.8, 12 माइनस 4.8। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.2 और इसको कैलकुलेट कर लेना तो 3.6 इंटू 3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया ऑफ 2 भी आ गया, अब एरिया ऑफ 3 मतलब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो इसका बेस तो मुझे पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 वो कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 6, इस वाले पॉइंट पे टाइम 6 है और माइनस 5, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बेस की 16 माइनस 5 इंटू इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट कितनी है, इसका जो लोअर पॉइंट है वो तो 4.8 है, लोअर पॉइंट तो 4.8 है, लेकिन अपर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ भाई, अपर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताओ। और अपर पॉइंट है कौन सा इसका, ये वाला भाई, क्योंकि रेक्टेंगल ले रहे हैं ना अभी, तो ये वाला अपर पॉइंट हो जाएगा इसका। अपर पॉइंट मतलब इस पॉइंट की यदि कोऑर्डिनेट आपको पता चल रहा है बाई डायरेक्शन की, वाई के कोऑर्डिनेट आपको पता चलेगा, एक्स के तो पता ही ना 6 है इस जगह पे वैल्यू, इस जगह पे टी की वैल्यू तो पता है 6 है, लेकिन मुझे निकालना क्या है इस जगह पे वी की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वापस स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन इसकी जो स्लोप है भाई ग्रेटर देन 90 है, इसकी स्लोप ग्रेटर देन 90 है जी, इसका मतलब या इस वाली लाइन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा जी, यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा तो वेलोसिटी निकाल लेंगे अपन v इक्वस टू यू प्लस 80 निकाल लगा के, तो v इक्वस टू यू प्लस 80 फॉर्मूला तो वही लगाना है जी, फॉर्मूला तो वही लगाना है। लेकिन अब वेलोसिटी आप इस जगह से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाली लाइन की स्लोप कांस्टेंट थी, लेकिन इस वाली लाइन से अलग थी भाई, अलग थी ना, क्योंकि इस वाली लाइन की स्लोप तो पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि थीटा इसके लिए लेस देन 90 आ रहा है। और ये बात चीख के चिल्ला के अपनी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब थीटा लेस देन 90 होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब आप समझ ही गए होगो कि होता क्या है, बात आप समझ रहे हो। तो ये इसके लिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 मतलब टेन थीटा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू होगी कितनी वो निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, यू की वैल्यू कितनी होगी 12, क्योंकि अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हो, पॉइंट नंबर 2 से लेके इसको पॉइंट नंबर 3 नाम दे देता हूँ, पॉइंट नंबर 2 से 3 पे पहुंचना चाह रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस जगह पे 12, यू की वैल्यू 12 प्लस ए की वैल्यू अपने को पता नहीं, टाइम कितना लोगे जी, वी इक्वस टू यू प्लस 80, v इक्वस टू यू प्लस 80 में जो टाइम होता है वो टाइम होता है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने का टाइम होता है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने का टाइम होता है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, जब टाइम कितना था 5, अब फाइनल वेलोसिटी अपने को पता नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे निकालनी है जहाँ पर टाइम कितना है 6, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। डायरेक्ट 6 पुट मत कर देना भाई, डायरेक्ट 6 पुट मत कर देना, यहाँ पर अपने डायरेक्टली 2 पुट किया था, अभी देखा था ना इसमें डायरेक्टली 2 पुट किया था इस जगह पर, लेकिन क्यों पुट किया था 2, क्योंकि यहाँ पे फाइनल पॉइंट 2 था, इनिशियल पॉइंट 0 था, इसलिए 2 माइनस 0 2 ही होता है, इसीलिए डायरेक्ट 2 पुट कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा कर दोगे तो गलती कर बैठोगे जी, फिर बोलोगे दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, तो वो गलती नहीं करो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ v इक्वस टू यू प्लस 80 में जो टाइम आएगा 1 सेकेंड आएगा, क्योंकि अपनी इनिशियल वेलोसिटी 12 थी और अपने को फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है जब t इक्वस टू 6 हो जाएगा, जब t इक्वस टू 6 हो जाएगा तब वेलोसिटी निकालनी है, मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना होगा 1 सेकेंड। बात समझ में आई जी। अब निकालते हैं ए इस लाइन के लिए, ए होता है भाई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 मतलब समझते हो ना आप फाइनल वेलोसिटी, तो इस लाइन के लिए ऐसा कौन सा इनिशियल पॉइंट तो ये लेना पड़ेगा भाई, या फिर ये ले सकते हो इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इस लाइन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो कोई भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, और कोई भी 2 पॉइंट में से एक को इनिशियल मान लो, एक को फाइनल मान लो। तो इनिशियल पॉइंट यदि ये कंसीडर कर लोगे तो यहाँ पर v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम 5 है, वेलोसिटी 12, तो v1 और t1 का केस तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं v2 के लिए भाई इस पॉइंट को तो कंसिडर आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो क्या मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूँ लास्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट को लास्ट पॉइंट कंसिडर करूँगा, तो v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी 0, क्योंकि ये इसी एक्स एक्सिस पे आ गया, मतलब y के कोऑर्डिनेट 0 और वेलोसिटी तो y में ही है ना, तो y कोऑर्डिनेट यदि 0 हो गए तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो गई, v2 0,
T2 फाइनल टाइम कितना हो जाएगा जी? फाइनल टाइम कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा v2 की वैल्यू 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 12 अपॉन T2। T2 मतलब फाइनल टाइम 10 माइनस इनिशियल टाइम T1 5। So you will get the value of acceleration minus 12 by 5 meter per second square. So you'll get the acceleration. Okay. Now you can calculate the velocity by putting the value of acceleration, that is minus 12.5, 12 by 5. Okay. So the velocity will come out to, I will take the 12 outside. आप 12 को कॉमन ले लेंगे तो 1 minus 4 1 by 5. So it will come out to 12 into 4 by 5. 12 into 4 by 5. So the velocity will be 12 4 the 48 by 5 means 9.6 meter per second. You will get the velocity at this point 9.6 meter per second. So is it clear to all of you? Is it clear? You can note down the answer as well. If you want to note down, you can easily note down. यदि आप इसको नोट करना चाहते हो आगे समझने के लिए तो आप नोट कर लो। लेकिन अभी आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत लेंदी हो गया। हाँ लेंदी मैं करा रहा हूँ इसको यार, लेंदी करा रहा हूँ। यदि बोर्ड क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे ही करना, आप मज़ा आएगा। लेकिन लास्ट में एक शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा आपको, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप समझ रहे हो अपने को क्या निकालना है, पॉइंट नंबर t=2 से लेकर t=6 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इसके अंडर का एरिया जो भी होगा 2 से 6 के बीच का, तो ये निकालना है अपने को। इसके लिए अलग अलग एरिया कंसिडर करने पड़ेंगे भाई, अलग अलग एरिया कंसिडर करके आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आपके दिमाग में कोई और दूसरे एरिया आ रहे हो वो भी कंसीडर कर सकते हो कि मैं इस पूरे वाले ट्रायंगल को ऐसे ट्रायंगल मान लेता हूँ, इसको ये मान लेता हूँ, जो भी मान सको मान लो, लेकिन इसके अंडर का पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए। मेरे अभी ये 4 एरिया आ रहे थे मेरे दिमाग में, मैंने ये चारों कंसिडर कर लिए। तो यहाँ से तो v की वैल्यू अपने को पता चल गई, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए भाई। अब बताओ इसको, इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हो आप? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो ये वाला। तो देखो इसका बेस तो आ गया था 6 - 5 1। हाइट कितनी आएगी इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग फाइनल पॉइंट की? 9.6 माइनस वाई में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 4.8। तो भाई ये वाला एरिया भी आ गया आपका, एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, एरिया ऑफ triangle 4. So how will you get the area? That is a half into base into height. So base is 6 - 5 मतलब 1 into height कितनी होगी भाई इस ट्राइंगल की? तो 12 - 9.6, 12 - 9.6। तो ये चारों एरिया अपने पास आ गए। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। चारों एरिया आ गए। इन चारों को ऐड कर देना, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी 2 से लेके 6 तक कितने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। ठीक है, अभी एक दूसरी चीज़ और दिमाग में आ जाए आपके में क्लिक कर जाए तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे जी। वो देखते हैं वो चीज़ क्या है, आखिरकार वो चीज़ है क्या, आखिरकार वो चीज़ है क्या जी, है क्या? देखो अपने को निकालना है भाई इसके अंडर का एरिया, इसके अंडर जो भी चीज़ है उनका एरिया निकालना है, ऑब्वियसली बात है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रिक लगा देता हूँ इसमें। ट्रिक, इस टोटल एरिया में से टोटल एरिया कितना आया था अभी निकाला था, हाफ इंटू बेस मतलब 10 - 0 मीन्स 10 इंटू हाइट भाई 12 - 0 मतलब 12। तो यहाँ से जो एरिया आया था 60 मीटर, ये किसका एरिया है? इस वाले पूरे के पूरे ट्राइंगल का, पूरे ट्राइंगल का। अब मैं यदि उसमें से भाई जो अपने पास अभी एरिया आया था उसमें से, उस एरिया में से यदि ये एरिया और ये एरिया, इन एरियाज़ को घटा दूँ, इन एरियाज़ को घटा दूँ तो क्या मेरे पास ये बचा हुआ एरिया नहीं आ जाएगा क्या? अरे बोलो, इस मुंह को खोलो, बोलो बोलो। तो टोटल एरिया भाई 60 है, माइनस उसमें से इसको मैं नाम देता हूँ 4, इसको नाम देता हूँ 5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 5, इन दोनों एरियाज़ को यदि आप ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो ये तो इजी हो गया ना यार। एरिया ऑफ 4 कितना आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
तो बेस है इसका 2 माइनस 0 मतलब 2 इंटू हाइट कितनी है 4.8 माइनस 0 मीन्स 4.8 प्लस एरिया ऑफ इस 5 का तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका 10 माइनस 6 मीन्स 4 इंटू हाइट कितनी है भाई इस पॉइंट के 9.6 माइनस 0 मीन्स 9.6। तो ये इजी लग रहा है ना यार, इतने 4 एरिया बना के ऐड करने से अच्छा भाई 2 एरिया निकालो और चुटकियों में ख़त्म। लेकिन इसमें एक तब भी ट्रिक है, आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते भाई। ये आपको वैल्यू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकालनी ही पड़ेगी वेलोसिटी की 4.8 और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 9.6 क्योंकि वो दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज़ हुई है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर यूज़ हुई हैं। तो आप इससे तो नहीं बच सकते भाई। पर ये देखो कितनी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा ईजी हो गई, ठीक है ना, कितनी ईजी हो गई। और कैलकुलेशन ईजी में बना दूँ क्या, मज़ा आ जाएगा आपको। 48 2 सा कितना होता है बताओ, 96 होता है ना। 48 2 जन 96 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 48 है ये, 48 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया इसको 99.6 को, और ये 2 तो था ही ऑलरेडी। तो भाई देखो कैलकुलेशन कितनी इजी कर दी मैंने आपके लिए। ये ट्रिक है भाई, कुछ ट्रिक है, यदि दिमाग में क्लिक कर जाए तो मज़ा आ जाता है। ये देखो 4.8 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4 + 1 तो 60 माइनस 4.8 इंटू 5, 60 माइनस 24. So you have this answer 60 minus 24. It is your final answer. Means 36 मीटर is your final answer. इतना ईजी है ना यार, कितना ईजी हो गया। देखो मैंने तुरंत इसको निपटा दिया, चुटकियों में खेल ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी आप पहले जैसे करते तो आप समझ गए ना आपको क्या क्या करना पड़ता। आपको ये 4 एरिया निकाल के ऐड करने पड़ते, लेकिन डिपेंड करता है उस टाइम इसमें दिमाग में क्या क्लिक कर जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए NCERT से ले लेता हूँ जी। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जी, कुछ इस तरह से है। उसमें आपको एक जिराफ दे रखा है जी, जिराफ, ठीक है, वीटी जिराफ है ये। कौन सा जिराफ है जी, वीटी जिराफ है ये। कौन सा जिराफ है ये, वीटी जिराफ है जी, वीटी जिराफ, ठीक है जी। और वीटी जिराफ कुछ इस तरह से जा रहा है जी। इस जगह के जो कोऑर्डिनेट है भाई, इस जगह पे जो टाइम है T1 और इस जगह पे कुछ टाइम हो गया भाई T2। और ये इधर क्या है, एक्स टी ग्राफ है या वीटी ग्राफ है ना ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 1 डायमेंशन मोशन इज शोन। ओके ओके जी ओके। तो 0 से T, ये यहाँ पर 0 होंगे, वेलोसिटी भी 0 और टाइम भी 0। आपसे पूछा क्या है जी, ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला आर करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए इन 4-5 फॉर्मूले दिए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है भाई x T2 इक्वल्स टू x T1, और ये फिर यहाँ पर और क्या दे रखा है, v T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 प्लस हाफ a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ मैं आपको ये वाली चीज़ बता देता हूँ, फिर आप सारी चीज़ समझ जाओगे कि इसमें बाकी जो फॉर्मूले दिए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो आप करेक्ट मान सकते हो नहीं मान सकते हो। देखो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, तो x T2 मतलब इस वाले पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वही तो x T2 होगा भाई, वही तो x T2 होगा भाई। और इस वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो x T1 होगा। ब्रैकेट में T1 लिखने का मतलब ये नहीं है कि x मल्टीप्लाई हो रहा है T1 से या x मल्टीप्लाई हो रहा है T2 से, नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं है। x के ब्रैकेट में यदि T1 या T2 कुछ भी लिखा है मतलब x इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग इसने लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो x T2 मतलब T2 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर, x T1 मतलब T1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर, और इन दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस यदि आप ले लोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा। यदि x मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मतलब इसको मैं इधर ले गया और ये x T2 माइनस x T1 हो गया s। v T1 मतलब इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी भाई, पॉइंट नंबर T1 को इनिशियल पॉइंट लिया ना, क्योंकि ये T1 से T2 जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट T1 हो गया भाई, T1 टाइम के करस्पॉन्डिंग हो गया। तो v ब्रैकेट में T1 लिखने का मतलब ये u की वैल्यू नहीं दे रखी क्या, बिल्कुल दे रखी है। और T2 माइनस T1 क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मतलब जिसको अपन T लेते हैं ना जनरली, वो T ये दे रखा है
टू हाफ इंटू ए इंटू T2 माइनस T1 मतलब टाइम ड्यूरेशन, वो अपना टाइम ड्यूरेशन जनरली अपन जो T लेते हैं। मैंने अभी भी क्वेश्चन कराया था तो लिया था ना, जब 12 से लेके आगे तक की मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो T2 माइनस T1 ले रहा था, क्योंकि जब भी अपन फॉर्मूला लिखते हैं v = u प्लस AT h = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या फिर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें जो फाइनल जो होता है भाई, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो v होती है और इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो u होती है, और जो t होता है ना, t वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा होता है वो होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा होता है वो होता है। हो सकता है पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया हो t = 0 से, लेकिन आप जो वेलोसिटी इनिशियल कंसीडर कर रहे हो t = 4 की कर रहे हो और फाइनल कंसीडर कर रहे हो t = 8 की, तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट 4 हो गया और फाइनल पॉइंट 8 हो गया, ना कि 0 से 8 नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपने इनिशियल वेलोसिटी ली है t = 4 के करस्पॉन्डिंग और फाइनल वेलोसिटी ली है t = 8 के करस्पॉन्डिंग, तो टाइम ड्यूरेशन लो गया, तो समझ रहे हो, टाइम ड्यूरेशन को t लिखते हैं अपन उसमें, ये समझ गया। तो कुल मिला के s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन इसके लिए वैलिड होगी कि नहीं, ये सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा है। तो ये बताओ, ये इक्वेशन जो होती है, ये 3 इक्वेशन जो होती है मोशन की, वो वैलिड होती है फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन ऑल 3 इक्वेशन विल बी वैलिड। व्हाट, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? वी ग्राफ की स्लोप देती है भाई एक्सेलरेशन, और मुझे तो इस ग्राफ में कहीं पर भी स्लोप कांस्टेंट नहीं लग रही, स्लोप तो हमेशा चेंज होती जा रही है, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही है, मतलब वी ग्राफ की स्लोप इस ग्राफ में कांस्टेंट नहीं है। यदि इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो मोशन की कोई भी इक्वेशन नहीं लगा पाओगे, v = u प्लस AT नहीं लगा पाओगे, s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं लगा पाओगे, थर्ड क्या है, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2s, वो भी नहीं लगा पाओगे। तो ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं ऑप्शन में, तो तीनों को तो रिजेक्ट कर देना, तीनों को रिजेक्ट कर देना। फिर इसने एक चीज़ दे रखी है, क्या आप इसके लिए ये इक्वेशन लगा पाओगे क्या? ए एवरेज जो होगा Vt2 माइनस Vt1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा, क्या ये इक्वेशन लगा पाओगे? तो इस इक्वेशन के लिए कोई आपके लिए कंडीशन होती है क्या? नहीं, बिल्कुल कंडीशन नहीं है। ये इक्वेशन अपने डेराइव नहीं करी थी भाई, ये एक बेसिक इक्वेशन थी कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होता है। ये इसके डेराइव करने के लिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं माना था, ये तो एक बेसिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैलिड रहेगी। Vt2 पर यहाँ पे समझ रहे हो ना, फाइनल वेलोसिटी जिसको अपन v लेते हैं, और Vt1 मतलब T1 टाइम पे वेलोसिटी मतलब जिसको u लेते हैं, तो v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये वाली हमेशा वैलिड रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब ये आंसर सही है। ऐसे v एवरेज इसमें दे रखा है, v एवरेज x_T2 माइनस x_T1 अपॉन T2 माइनस T1, क्या यह इक्वेशन वैलिड है क्या इसके लिए? इस इक्वेशन को लगाने के लिए क्या मैंने एक्सीलरेशन कांस्टेंट किया था क्या? नहीं, ये तो बेसिक इक्वेशन है जी, वेलोसिटी की बेसिक इक्वेशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1 मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी होती है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में जितनी वेलोसिटी में डिफरेंस आया वो डिफरेंस इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन, यह होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और यह होती है एवरेज वेलोसिटी। इसके लिए आपने कोई भी इक्वेशन कोई भी कांस्टेंट नहीं माना था भाई, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं माना था, तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेंगी, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो। लेकिन ये इक्वेशन 3 इक्वेशन कब वैलिड होती हैं? जब एक्सेलरेशन अपना एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है जी। आप इस बात को समझे या नहीं जी? ओके जी, आया जी माथे में घुसा जी या नहीं? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। नेक्स्ट है भाई अपना ये गिराव है, I do not know that whether I have solved this question or not, but I am checking it again if I have done already। भाई 1D मोशन हो रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, और 1 डायमेंशनल मोशन में आपसे पूछ लिया कि इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ वैलिड है और कौन सा नहीं है। पहला ग्राफ कुछ इस तरह का है जी, ये ग्राफ बना हुआ है आपका x और t के बीच में, x और t के बीच में, तो क्या ये ग्राफ 1 डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड है या नहीं? इस ग्राफ को देखो तो इस सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट है ये t = T1 मान लेता हूँ, सेम पॉइंट पे इसकी पोजीशन x1 भी है और सेम पॉइंट पे इसकी पोजीशन x2 भी है, मतलब सेम टाइम पर दो पोजीशन हो सकती है क्या 1 डायमेंशनल मोशन में?
सेम टाइम पर दो पोजीशन हो सकती है या नहीं? तो आंसर है जी नहीं हो सकती। आप किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो भाई, आप इस वाले पॉइंट पर हो, इस वाले पॉइंट पे मान लेता हूँ, तो इस वाले टाइम पे आप यहाँ हो, तो सेम टाइम पर किसी दूसरी जगह कैसे हो सकते हो यार? सेम टाइम पे किसी दूसरी जगह कैसे हो सकते हो? लेकिन क्या 2D में ऐसा हो सकता है? 2D में ऐसा हो सकता है कि जैसे आप एक्स टी ग्राफ आपका ऐसा है जी, एक्स टी ग्राफ ऐसा, एक्स टी ग्राफ से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप इस पाथ पे चल रहे हो, ये पाथ है भाई, ये एक्स नहीं है, ये पाथ है आपका, ये पाथ है, जिस पाथ पे आप चल रहे हो वो इसको इस तरह का है। तो यदि मैं इस टाइम की करस्पॉन्डिंग देखूँ, टाइम सेम है, टाइम सेम है, लेकिन ये ऐसा मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब इसके एक्स में भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा उस टाइम पर, सेम टाइम पर, और वाई में भी एक कोऑर्डिनेट होगा। मतलब सेम टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल है 2 डायमेंशन में। एक एक्स में कुछ इसकी पोजीशन होगी भाई, एक वाई में इसकी कुछ पोजीशन होगी, लेकिन 1 डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पर एक ही जगह रह सकते हो। यदि टाइम t1 है तो आप एक ही पोजीशन पर हो गए, मतलब ये ग्राफ इनवैलिड हो गया 1 डायमेंशन के लिए। नेक्स्ट है वी टी ग्राफ है भाई। कौन सा ग्राफ है? वी टी जी, वी टी जी, वी टी जी, वी टी जी। ये वेलोसिटी है जी, ये टाइम है जी। आपका वही 1 डायमेंशन मोशन है, एक डायमेंशन में हो रहा है। तो क्या एक टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? एक टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं है जी। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं? देखो इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, यदि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी t=t1 पर यदि इस डायरेक्शन में है, यदि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है भाई, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे हो सकती है? यदि इस t को t1 मान लो, तो भाई इसमें यदि वेलोसिटी ये आ गई आपकी एक बार, जैसे v है ये, तो क्या सेम टाइम पे ये वेलोसिटी आ जाएगी क्या? v2 जो कि नेगेटिव है, नहीं आ सकती। एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी पॉसिबल होगी, मतलब ये वाला ग्राफ भी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा, इसको मैं बनाता हूँ वी एक्स ग्राफ। अब ये सेम 1D मोशन ही है भाई, सेम 1D मोशन ही है, और ये v क्या वेलोसिटी, एक्सेस की पोजीशन। क्या सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है या नहीं? सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये ग्राफ वैलिड है भाई। सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है। कैसे? आप पहले भाई इस डायरेक्शन में चल रहे थे भाई, इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी कुछ v थी, यहाँ से s, ये पोजीशन है x, ठीक है। आप फिर लौट के आए, इसी वाले पाथ पे लौट के आए, और सेम पॉइंट पर जब x की वैल्यू x ही है, मतलब पोजीशन फिक्स है, तो जब लौट के आओगे तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आगे जाने वाली वेलोसिटी यदि 10 है तो जब लौट के आओ आप तो 10 ही हो, मतलब v की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में 10 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लौट के -12 से भी आ सकते हो, -5 से भी आ सकते हो, डिपेंड करेगा। लेकिन एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है, क्योंकि ये पोजीशन है यार, टाइम के लिए ऐसा नहीं है। टाइम तो यदि एक बार t=5 सेकेंड पे कुछ वेलोसिटी हो गई, तो अब जैसे आप आगे चले गए यहाँ से, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, टाइम वापस लौट के थोड़ी आ जाएगा। पोजीशन तो वापस लौट के आ गई कि वापस आप जहाँ से एक्स पर थे पहले, उस जगह वेलोसिटी एक्स थी, तो वापस जब एक्स पे पहुँचोगे तब वेलोसिटी अपोजिट हो गई पोजीशन के लिए। लेकिन टाइम लौट के नहीं आएगा, मतलब एक टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होंगी, लेकिन सेम पोजीशन पे दो वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती है 1 डायमेंशन मोशन के लिए, ठीक है। 2 डायमेंशन में एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी होती हैं। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे अपन तब देख लेंगे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से है आपका। ये स्पीड टाइम ग्राफ है जी। कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ है जी। ये कुछ स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से है भाई। ये इधर स्पीड और ये है इधर टाइम। तो क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये थर्ड। फोर्थ है पाथ लेंथ और टाइम का ग्राफ। टोटल पाथ लेंथ एंड टाइम का ग्राफ। तो भाई टोटल पाथ लेंथ कुछ इस तरह से आपको बना के दी है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। देखते रिजेक्ट कर देना। क्यों? टोटल पाथ लेंथ कभी डिक्रीज हो सकती है क्या?
अफजल भाई से कोई पंगा ले सकता है क्या, समझ रहे हो ना, मैंने नाम चेंज कर दिया, लेकिन समझ गए ना, हाँ मीम समझ गए ना, मीम समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाई भाई से कोई पंगा ले सकता है क्या, समझ रहे हो, वो इसी तरह से क्या पाथ लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या जी। पाथ लेंथ तो ऐसी बात है कि जब आप एक डायरेक्शन में इधर चले गए भाई, इधर चले गए और लौट के आए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए तो इतना हो गया था, लेकिन जब लौट के इस पॉइंट तक आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही बचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है जी, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मतलब आप डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। लेकिन पाथ लेंथ तो यदि इधर एल चल दी है और इधर लौट के आप स्मॉल एल आ गए तो पाथ लेंथ तो एल प्लस एल होगी, वो कम नहीं हो सकती, वो कम नहीं हो सकती। पाथ लेंथ तो हमेशा बढ़ती जाएगी, तो ये ग्राफ भी वैलिड नहीं है। अब मैं एक मिनट देख लूँ, मैंने आज फ़ोन जो है वो फ्लाइट मोड पर नहीं डाला, तो मेरे फ़ोन आ रहे होंगे तो मैं फ़्लाइट मोड पर डाल के आ रहा हूँ फ़ोन को। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, एकदम वीडियो परफेक्ट चल रहा है। 35 का हो चुका है ये, और ये मैंने डाला फ़ोन फ्लाइट मोड पर। ठीक है जी, फ्लाइट मोड पर डाल दिया, और इस तरह से अब आगे की प्रक्रिया चलती जाएगी। फ्लाइट मोड पर डालने के बाद मैं आ रहा हूँ भाई आपके सामने अब फ़ोन फ्लाइट मोड पर डाल के। तो ये है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाह रहा था वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, मज़ेदार कराया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कराया था, कुछ इस तरह से कराया था जी, कुछ इस तरह से कराया था। देखते हैं किस तरह से कराया था वो क्वेश्चन आपको, वो क्वेश्चन आपको इस तरह से कराया था भाई। एक कार थी भाई, कार नंबर ए, वो 36 किलोमीटर पर आवर से भाई आगे डायरेक्शन में चल रही थी, नो प्रॉब्लम थी। लेकिन भाई हुआ क्या कि दो कार है भाई, एक कार है बी एंड नेक्स्ट कार है भाई सी, और वो दोनों यहाँ से इस वाली कार से, ये भी 1 किलोमीटर है, ये एक पीछे एक कार आगे 1 किलोमीटर। इस कार का नाम ए है। अब इन दोनों में से कोई एक कार बी है, कोई एक कार सी है, हो सकता है ये कार सी हो एक कार बी हो। इसने आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ये पूछा, कार बी को कार सी से पहले पार करना है कार ए को। बात वापस सुनो, कार बी क्या चाहती है कि मैं कार ए को सी से पहले पार कर पाऊँ, तो बी को अपने आप को कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कार बी ये हो सकती है या कार बी हो सकती है, उसके लिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कार बी ये है, कार सी ये रही। तो कार बी चाहती है, और दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, और वेलोसिटी कितनी है दोनों की फिक्स है कुछ, वो वैल्यू है 54, ये वैल्यू है 54, ये वैल्यू है 54। अब आप मुझे ये बताओ, कार बी चाहती है कि मैं कार सी से पहले पार करूं, कार बी चाहती है कि मैं कार सी से पहले पार करूं, लेकिन यदि मैं कार बी को ये मान लूं, कार सी को ये मान लूं, तब ये बताओ कार बी ये चाहती है कि मैं कार सी से पहले पार करूं, तो ये चाहने की ज़रूरत ही नहीं है ना उसे, वो अपने आप ही कार सी से पहले वो पार कर जाएगी इसको। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों, ये देखो इसकी 36 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कार बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। भाई जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस तो अपने आप ही कम होती जाएगी। अपने आप यदि कम होती जाएगी भाई, अपने आप यदि उनकी डिस्टेंस कम होती जाएगी तो होगा क्या कि वो डिस्टेंस अपने आप कम हो रही है, मतलब कार बी ऑलरेडी पहले पार कर जाएगी, कार भी ऑलरेडी पहले पार कर जाएगी। और यदि 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 ये कार सी है, ये कार सी है और इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, तो भाई कार भी, अब मैंने ये बात आप समझे, कार यदि ये कार सी है, इधर पीछे की साइड कार सी में आनी है ना अभी, तो कार सी को तो क्या करना है, ए को चेज करना है, कार ए आगे चल रही, कार सी को चेज करना है, तो मतलब कार सी को टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, लेकिन कार बी को टाइम तो कम लगेगा ना, क्योंकि वो तो उसके अपोजिट आ रही है ना सामने से, तो वो तो जल्दी पास में आ जाएगी। समझो जल्दी पास में क्यों आ जाएगी, अभी रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, लेकिन अभी इमेजिन करके देखो ऐसा, क्योंकि वो सामने से आ रही तो उनकी डिस्टेंस तो अपने आप ही कम होती जा रही है, लेकिन इसको चेज करना पड़ रहा है। तो वो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि कार बी कार सी से पहले पार करे, इसके लिए एक्सेलरेशन बताओ उसका। तो भाई मैंने यदि कार बी को इधर मान लिया, तब तो उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही कार सी से पहले पार कर जाएगी इसको। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने कार बी को इधर माना था भाई, इसलिए मैंने जब कराया था क्वेश्चन तो कार बी को इधर माना था, कार सी को इधर माना था। ये आपको बताया भी था कि इसको सोचना, लेकिन आपने तो सोचा होगा नहीं। ये मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, और आपके ऊपर तो अपने से भी ज़्यादा है, ये नहीं सोचा होगा। तो ये बात आप समझे। अब दूसरी तरह से देखते हैं,
देखो जब भी अपन रेफरेंस लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस उसको लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में अपने को जिसके रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन स्टडी करने हैं। अभी अपन क्या चाह रहे हैं कि कार ए या कार सी दोनों पार करें, वो डिपेंड करेगा कौन सी पहले बाद में, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या चाह रहे हैं, कार बी और कार सी क्रॉस करें। किसको? ए को। मतलब यहाँ पे रेफरेंस किसको लोगे? ए को। ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ए को रेफरेंस लोगे। ए को क्या लोगे? रेफरेंस। और रेफरेंस जिसको लेते हैं उसको रोका हुआ मान लेते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। इसके लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी जी। इसके लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई रुकने का मतलब क्या होता है, रुका हुआ मानने का मतलब क्या होता है। रुका हुआ मानने का मतलब वो उसको रोक नहीं दिया, क्यों? उसको उसका रेफरेंस लेके दूसरे की वेलोसिटी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो देखो यदि आप समझ गए ना आप, इसको यदि मैंने क्या लिया था, पॉइंट नंबर बी इसको ले लिया होता, इसको सी ले लिया होता। अब मैं दूसरी तरीके, पहले सोच के बता दिया, अब मैं दूसरी तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि बी को इधर क्यों नहीं ले सकते। अब क्योंकि रेफरेंस ए को लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ वी कितनी है? -54 और वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 36 पॉजिटिव में, तो ये 36। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ वी कितनी है विद रेस्पेक्ट टू ए? यदि ए को मैंने रोक दिया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में यही होता है, उसको रोक देता है। रोकने का मतलब क्या है? ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ोगे ना, मैंने जब पढ़ा है वहाँ पर ही पता चलेगा। यदि आप डायरेक्ट आगे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। यदि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जरूरी नहीं है वो मुझसे पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी वी का मतलब क्या हो? वेलोसिटी ऑफ बी एस सीन बाई ए। यदि ए एक जगह खड़ा होकर बी को देखेगा तो उसको बी 90 किलोमीटर पर आवर से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा भाई। इतनी वेलोसिटी फूं ऐसे करके निकल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए ये। अब मैं निकालता वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, ये सारी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये ध्यान रखना, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है भाई? 54 इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव ही लेनी है। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए भी पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वो भी पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी भाई 18 किलोमीटर पर आवर। यदि ए, यहाँ पर भी ए को ही रेफरेंस दिया है, ए के रेस्पेक्ट में जब सी चल रहा है तो वो 18 किलोमीटर पर आवर से ही चल पा रहा है, लेकिन बी ए के रेस्पेक्ट में भाई 90 किलोमीटर पर आवर से उसकी तरफ आ रहा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ सी विद रेफरेंस हुए पॉजिटिव आ रही है। मतलब जो सी चल रहा है वो ए के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब सी इधर जा रहा है, लेकिन किस स्पीड से? 58 की स्पीड से। और बी इधर आ रहा है भाई कितनी स्पीड से? 90 की स्पीड से। और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है भाई, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर। तो कौन सी 1 किलोमीटर जल्दी कवर हो जाएगी? कौन सी 1 किलोमीटर जल्दी? ये वाली जल्दी कवर होगी ना, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, इसकी स्पीड 90 है। यदि मैं बी को इधर ले लेता तो बी को एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो अपने आप ही सी से पहले क्रॉस कर जाता। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि भाई बी को कितना एक्सीलरेट कराएं ताकि वो सी से पहले क्रॉस कर पाए। तो इस केस में तो एक्सीलरेट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना यार, तो अपना क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता। इसीलिए मैंने बी को पहले इधर लिया और सी को इधर लेके काम चला दिया। समझ गए आप क्यों लिया था? अब लेकिन आपने तो सोच ही लिया कि सर मैं नहीं सोचूंगा जी, मैं नहीं सोचूंगा, मैं तो इसको इधर ही लूँगा जी, मैं तो इसको इधर ही लूँगा, करना है जो कर लो, करना है जो कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने ठान ही लिया है तो भाई मान लेता हूँ आपकी बात की यही है। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्योंकि आप क्या चाहते हो? बी ए को जल्दी क्रॉस कर पाए एज़ कम्पेयर टू सी। तो पहले ये देखते हैं कि सी को ए को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, सी ए को जब क्रॉस करेगा तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको एस पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है वी सी ए की 18। यदि दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पता है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा जी? एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होगा जी। बोलो जी। एस सी के रेस्पेक्ट में ए आगे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस में आएगा +1। यू मतलब दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितनी? 18। टाइम निकालना है जी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन भाई ए का भी कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ सी ए निकालो तो ए सी माइनस ए आएगा ना, ए सी भी 0, ए सी 0, नेट एक्सेलरेशन भी 0, 0 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से जो टी की वैल्यू आ गई भाई 1/18 आ गई। इतने टाइम में जो सी है वो ए को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। बी क्या चाहता है कि मैं इससे पहले क्रॉस कर लूँ, क्वेश्चन ने यही तो पूछा था, बी को जल्दी क्रॉस करना था एज कंपेयर टू सी।
बी जल्दी क्रॉस करना चाहता है जी, तो बी इससे पहले मतलब बी को ये टाइम या इससे कम टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम इतना लगना चाहिए या उससे कम ही लगना चाहिए, तो वो सी को जल्दी क्रॉस कर पाएगा। अभी मैं मान लेता हूँ कि ए बी का एक्सेलरेशन कुछ ए है, ए बी का जो एक्सेलरेशन है वो ए में मान लिया मैंने, और ए का एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ज़ीरो है, और ए सी का भी एक्सेलरेशन नहीं है, वो भी ज़ीरो है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी बी है, अपने को पता है -90 है, ठीक है। एस इक्वस टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वेयर। एस की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, बी के रेफरेंस में ए इससे पीछे की डायरेक्शन में है, मतलब -1। यू की वैल्यू -90 इनटू टाइम भाई कितना है, टाइम है 1/18 या इससे कम, तो क्रिटिकल केस में 1/18 ही ले लेता हूँ, इससे कम हो सकता है या फिर इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम ही होगा तभी ये जल्दी पार कर पाएगा इसको। तो ये वैल्यू निकाल ली, हाफ ए की वैल्यू मुझे पता नहीं भाई, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू ए बी माइनस ए बी एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना भाई, इस डायरेक्शन में मैंने माना तो -a मान लूँगा मैं, अभी माना था ना, क्योंकि ये पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा -a की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू आ गई -a इंटू टी स्क्वेयर इंटू 1/18 का होल स्क्वेयर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो आप, यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, 18 5 जा 90 हो जाएगा। इसको मैं आगे इधर लिख देता हूँ भाई, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, +5 -1 मतलब 4 इक्वल्स टू हाफ -a इंटू 1/18 का होल स्क्वेयर। सो एक्सेलरेशन विल बी -2 इंटू 4 इंटू 18 दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन इन किलोमीटर पर आर स्क्वेयर। किलोमीटर पर आर स्क्वायर में एक्सेलरेशन इतना आ रहा है भाई, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में एक्सेलरेशन इतना आ रहा है। देखो कैसे निकाला मैंने, ए निकालना था और इन सबको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 × 4 × 18 यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ रहा है भाई, इसको मैं निकाल देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपॉन 1 आवर में 3600 सेकेंड, क्योंकि 2 बार आर है, आर का स्क्वायर है, तो भाई समझ गए आप, ये 3 काटने तो ये इसको हटा दिया। 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 equals to -2/10 means acceleration will be -0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। इस बात से क्या पता चल रहा है, जो मैंने अभी आपको बोला था, यदि भाई ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये तो अपने आप ही पहले पार करेगा। लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी कि मैं बी को इधर ही मानूंगा या मानूंगी, तो मैंने क्या बोला कि मान लो भाई, तब आपको अपनी कार की वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी भाई, कम करनी पड़ेगी, ना कि उसको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसीलिए मैंने बी को इधर क्यों माना था। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाई आपको, ये तो मैंने करके बस जस्टिफाई करने के लिए बता दिया, लेकिन आप ऐसा करने मत बैठ जाना, दिमाग में ही सोचना पड़ेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बी की ज़्यादा होगी क्योंकि एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, जबकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। यदि रिलेटिव वेलोसिटी कम है तो भाई टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, और रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगी जिसको टाइम कम लगेगा। और ऑलरेडी क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, यदि डिस्टेंस सेम है वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही टाइम कम लेगा, यदि डिस्टेंस सेम है तो वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वही कम टाइम लेगा। तो देख लो, ये क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया आपको। यदि मैं बी को उल्टी डायरेक्शन मान लेता बिना अपना दिमाग लगाए, मैं कुछ भी सोचने समझने नहीं चाहता कि कौन सा क्या रिलेटिव वेलोसिटी, मैं नहीं चाहता भाई, मैं तो डायरेक्ट सर आप ऐसे करो कि बी को इधर लेके बताओ, तो समझ गए ना। ए की वैल्यू -0.2 आ रही, जो कि आंसर गलत है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बी को कितना एक्सेलरेट किया जाए कि वो सी से पहले पार करे, लेकिन यहाँ पे तो बी को डी एक्सेलरेट करना पड़ रहा है यार, बी को डी एक्सेलरेट करना पड़ रहा है यार, तो ये आंसर तो ऑब्वियसली सही नहीं है किसी भी हालत में। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 towns A and B are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes. Okay. ये B 2 टाउन है भाई, A B
और ए से हर टी सेकंड के बाद एक बस रवाना होती है। पहली बस गई, उसके टी सेकंड के बाद, इन दोनों के बीच में टाइम लगता है टी। ऐसे बी से ये भी होता है कि बी से जो एक बस चली गई और दूसरी बस जाएगी, उनके बीच का टाइम है भाई टी, उनके बीच में टाइम टी है, एक बस से दूसरी बस। ऐसी बहुत सारी बस चल रही होंगी जिनके बीच में भाई ऐसे सेम टाइम पे, टाइम डिफरेंस पे रवाना हो रही होंगी। ये बात तो आप समझ गए। एक दूसरे से ऐसे बस चल रही है हर टी टाइम के बाद, टी मिनट्स के बाद। ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। एक आदमी है भाई, वो अपनी साइकिल पे मस्त बैठा हुआ है और चल रहा है भाई। ये साइकिल है इसकी, और इस साइकिल पे ये हैंडल है इसका, और ये इसके पैर हैं यहाँ पर, ये बैठ गया भाई। और ये ए से बी की तरफ चल रहा है, ए से बी की साइड चल रहा है। तो इसको क्या दिख रहा है कि जब ये ए से बी से जा रहा है तो इसके जो पीछे बस आ रही है, मतलब जो ए से रवाना हो रही होगी, वो बस हर 18 मिनट्स में, हर एक 18 मिनट्स में इसको क्रॉस करती है, हर 18 मिनट में इसको क्रॉस करती है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी? मैन की। बस की वेलोसिटी नहीं पता मुझे, मैन की पता है 20। और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है वो हर एक 6 मिनट में इसको क्रॉस करती है। अब ये आप समझ गए होंगे हर 6 मिनट में क्यों कर रही है ये, और पीछे से आ रही है वो हर 18 मिनट में क्यों कर रही है। वही कॉन्सेप्ट जो अभी अभी मैंने बताया था, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में चल रहा है, ए से आने वाली बस भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, मतलब दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएंगी इस केस में। यदि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भाई माइनस हो जाएंगी तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, वही केस है अभी वाला। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आएंगी भाई बस और ये मैन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। यदि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा, तो उनके बीच में टाइम कम लगेगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली बस उसको हर 6 मिनट में पास कर रही है, जबकि ए से आने वाली बस उसको 18 मिनट्स में पास कर पा रही है। समझ रहे हो? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब होते हैं भाई तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है। यदि वेलोसिटी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 18 मिनट टाइम लग रहा है, जबकि इसमें 6 मिनट टाइम लग रहा है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जो बस ट्रेवल कर रही है ना, उनकी वेलोसिटी बताओ। पहली बात तो दोनों साइड से चलने वाली बसों की वेलोसिटी सेम है, और हर टी मिनट में पास हो रही है। तो वेलोसिटी बताओ, और ये टाइम कितना होगा, टी कितने टाइम डिफरेंस से चल रही है वो बताओ। सबसे पहले ये बताओ, टी टाइम में हर बस कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच बस इन टाइम टी इक्वल टू साइन टी में भाई कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी वो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच बस इन टाइम टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यही होगी ना डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी मैंने मान ली बस की v है, और टी टाइम में वो, क्योंकि हर टी टाइम के बाद में चल रही ना, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये हो जाएगी अपनी। ठीक है, क्योंकि ये हर 18 मिनट में इसको क्रॉस कर रही है भाई, इस मैन को, तो इसको 18 मिनट में क्रॉस कर रही है। 18/60 मतलब इतने टाइम में बस क्रॉस कर रही है। टाइम इतना है भाई, इतने टाइम में क्रॉस कर रही है, और इतने टाइम में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने, वी अपॉन, देखो जो टाइम होता है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यही होता है ना टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस पता चल गई, वेलोसिटी कितनी है इसकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 18 मिनट में क्रॉस कर रही है। 18 मतलब कौन सा टाइम है, रिलेटिव टाइम है ना, ये एक के रेस्पेक्ट में दूसरा क्रॉस करना, ये रिलेटिव टाइम हो गया ना एक तरह से। तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी है, बस की वेलोसिटी यदि v है तो इसकी वेलोसिटी 20 है, तो v - 20 होगा। सेम डायरेक्शन में माइनस होता, अभी मैंने बताया था कैसे माइनस आया था। जब दो कार एक दूसरे क्रॉस कर रही थी सेम डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई थी, यही आई थी ना। और किसके रेफरेंस में क्रॉस कर रही है भाई, तो ये बस आती जा रही है, इसके क्रॉस करती जा रही है। ठीक है, ये बात आप समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अपना रेफरेंस है कौन, ये मैन है ना भाई, ये मैन है ना। ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना, समझ गए ना। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है, v मानी है ना मैंने। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, क्योंकि बस की डायरेक्शन भी यही है और मैन की डायरेक्शन भी नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी v - 20 हो जाएगी। क्या ये बात मैं समझा पाया आपको? तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई अपनी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो भाई इसको टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 6/60।
क्योंकि 6 मिनट लग रहे हैं, मिनट मतलब आवर में चेंज कर लो। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है भाई, क्योंकि हर बस के बीच में डिस्टेंस तो वही कवर हो पाएगी, वी। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है जी, वेलोसिटी ऑफ बस इस डायरेक्शन में मतलब माइनस वी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है भाई, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन मतलब प्लस, तो माइनस वी माइनस 20, माइनस वी माइनस 20, तो माइनस को बाहर ले लूँगा तो वी प्लस 20 वैल्यू आ जाएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या इन दोनों से आप आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में यार, 1/2 कर दो यार, 1/2 कर दो। तो यहाँ से 18/6 की जो वैल्यू आएगी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा माइनस वी प्लस 20 और नीचे जो बचेगा अपना वी माइनस 20। क्या इतनी बात समझ आई आपको, ये कैसे कैसे बच रहे हैं। इसको मैंने इससे ये डिवाइड कर दिया, तो 18/60 है और ये 6/60 था। इसको डिवाइड करोगे इधर वाले सेक्शन को तो 18/6 बचेगा इधर, ठीक है। इस वाले पार्ट को डिवाइड करोगे तो वी से वी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा अपॉन में v/20 और नीचे अपॉन में बचेगा v प्लस 20, जो कि ऊपर जाएगा तो v प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। यदि v की वैल्यू आ गई मतलब बस की वेलोसिटी आ गई, तो बस की वेलोसिटी किसी भी एक इक्वेशन रखना, या तो 1 में या तो 2 में, तो वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे तो टाइम की वैल्यू आप निकाल लोगे। यदि v की वेलोसिटी रख दोगे तो टाइम की वैल्यू इस तरह से निकाल दोगे, ठीक है, समझ गए आप। वेलोसिटी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी वो आप देख लेना, निकाल के आपको पता चल जाए, और टाइम ड्यूरेशन इस तरह से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इजी हो गया ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ये मंगाया है भाई आपके लिए, आया मजा, ये पहन के दिखा देता हूँ, अब आपको आएगा मजा जी। बन गया ना, हीरो बन गया ना, हीरो। तो इस तरह से आपके जो सारे क्वेश्चन जो थे उनको मैंने रफू चक्कर कर दिया है। लेकिन यदि आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप बेझिझक बिना हिचक आप मुझसे पूछ भी सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो है भाई वो जेई में भी आया था। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं जेई के क्वेश्चन जो मैंने डिलीट कर दिए 2 वीडियो वो वापस बनाऊं या नहीं। क्यों ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने बताया था जैसे कि इनिशियली मैंने वीडियो बना लिए थे जेई के जितने क्वेश्चन थे उनके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि भाई मैंने वो जो जिस रूम में वो वीडियो शूट किए थे उस रूम में इको बहुत था भाई, इको की वजह से आवाज़ गूंज रही थी। तो मैंने वीडियो अपलोड किए थे 2 दिन हो गए, लेकिन उसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा ऐसा हो गया क्या जी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, देखा तो पता चला कि भाई इसमें तो प्रॉब्लम है, इको की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। आप मुझे बताओ जेई की वीडियो वापस रिकॉर्ड करूं या नहीं। यदि आप नहीं बताओगे तो मुझे अपने आप डिसीजन लेना पड़ेगा जी, समझ रहे हो जी। हाँ जी बोलो जी, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन एडवांस में भी जिसके बेस पे आया था वो मैं करा देता हूँ। 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम एज ऑफ ए क्लिफ 20 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 and 30 मीटर, ठीक है। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन फिगर 3.7 करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। 2 मीटर हाई विद इनिशियल स्पीड, ये क्लिफ है जी, इसकी हाइट है 200 मीटर। इससे 2 पत्थर फेंके गए भाई ऊपर की डायरेक्शन में, एक पत्थर फेंका गया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा भी साथ ही साथ फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब ये ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे भाई, ये भी ऐसे ऊपर जाके ऊपर से नीचे आएगा भाई, ठीक है। ये तो मैंने गलत बना दिया, 30 वाला ज़्यादा ऊपर जाएगा, 30 वाला ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो ये नीचे से कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई इसका जो ग्राफ दे रखा है आपको, कुछ इसका जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है आपको पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है भाई। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब फर्स्ट वाले स्टोन के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले स्टोन की पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1 का ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा। तो x2 की वैल्यू निकालनी है। x2 मैं मान लेता हूँ कौन सा स्टोन है भाई,
वेरिएशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। फर्स्ट स्टोन है वो 15 मीटर की स्पीड से चल रहा है, सेकंड 30, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ मतलब ये -10 हो जाएगा टी स्क्वायर। -10 कैसे लेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ही लगेगा इसमें, ये इस तरह से x2 की वैल्यू आ जाएगी। x1 की जो वैल्यू होगी भाई 15t प्लस हाफ, ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप समझ गए। लेकिन इन दोनों को नीचे धरती तक पहुंचने में टाइम तो कुछ अलग लगेगा ना यार, कुछ टाइम अलग लगेगा, कुछ टाइम अलग लग रहा होगा इसमें। ठीक है, कुछ टाइम डिफरेंस आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ये 200 मीटर है, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है फर्स्ट वाले स्टोन का, वो यदि 15 से जा रहा है तो -200 इक्वल्स टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा किसका, फर्स्ट स्टोन का। सेकंड स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो 200 इक्वल्स टू 30t प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा सेकंड स्टोन का। तो आपको दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गई। मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू t1 है भाई, ये वैल्यू t2 है। मतलब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाले को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इसको नीचे धरती पर गिरने में जो टाइम लगा, मैं मान लेता हूँ 6 सेकंड लगे। दूसरे वाले को जो धरती पर पहुँचने में जो 30 की स्पीड से चल रहा था, उसको मैं मान लेता हूँ 8 सेकंड लगे। समझना, आप समझने की कोशिश करना। मैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा आपको समझना ध्यान से। तो ये दोनों को आप टाइम पता चल गया, मतलब 6 सेकंड तक ये भी हवा में था और ये भी हवा में था, और 6 सेकंड पे जाके एक स्टोन नीचे टकरा गया, लेकिन अब दूसरा चल ही रहा है। मतलब दूसरा मतलब ये वाला भी चल रहा है, क्योंकि इसको 8 सेकंड लगे, ये 2 सेकंड और चलेगा, 2 सेकंड और। ये बात समझ रहे हो, 15 वाले को जो टाइम लगा टोटल यहाँ तक पहुँचने वो 6 सेकंड लगे, लेकिन जो 30 से चल रहा था उसको 8 सेकंड लगे, मतलब 8 सेकंड लगे, उसको 2 सेकंड ज़्यादा लगे। तो मतलब 6 सेकंड तक तो दोनों भाई हवा में चलेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। 6 सेकंड तो दोनों ही हवा में चलेंगे, मतलब t इक्वल टू 6 सेकंड तक ये वाली वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, मतलब ये वाली वैल्यू सेम आएगी। मतलब x2 माइनस x1 यदि यहाँ से निकालो, पोजीशन वेक्टर यही होगी ना 30t माइनस 50t। तो यहाँ से x2 माइनस x1 की वैल्यू आ रही है 50t। ये कब तक है, टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड तक। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ से आपको टाइम निकालना है कि 6 लग रहा है, हो सकता है ये वैल्यू 4 आए, ये वैल्यू 6 आए, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब तक पहला स्टोन भी चल रहा है और दूसरे स्टोन को यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों तब तक हवा में ही रहेंगे। ये बात आप समझ रहे हो। तो यहाँ से x2 माइनस x1 मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जब तक पहला स्टोन नहीं गिर जाता, पहला स्टोन अब मुझे नहीं पता वो कितने सेकंड में गिर जाएगा, जब तक ये नहीं गिर जाता तब तक देखो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, तब तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि जो टाइम पे डिपेंडेंस है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो वो भाई ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे ही एक स्टोन गिर गया भाई, एक स्टोन गिर गया पहला वाला ये मान लेता हूँ कि 6 सेकंड में जाके यहाँ पे गिर गया, तो 6 सेकंड तक तो ये स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन अब 6 सेकंड के बाद क्या होगा कि एक तो नीचे पहुँच गया, मतलब उसकी पोजीशन तो हो गई यहाँ पर कुछ फिक्स हो गई, यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, इस वाले पॉइंट से इसकी पोजीशन अब फिक्स हो गई, ये है -200। तो यदि x1 की वैल्यू फिक्स हो गई, ये तो -200 हो गई। अब देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आती है, अब देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या, अब ये t स्क्वायर कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। -5t² -200, तो ये पहले से ही था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो x2 माइनस x1 में, मतलब इस पोजीशन में और टाइम में, अब एक स्क्वायर वाली रिलेशन वाली एक इक्वेशन बन रही है। और ये इक्वेशन भाई, ये इक्वेशन टी स्क्वायर में यदि एक बाई और एक्स में कोई रिलेशन ऐसा आ रहा हो जिसमें बाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा हो, तो वो एक कैराबोला नहीं, पैराबोला बनता है भाई। तो इसके बाद में जब ये एक स्टोन जब गिर गया होगा, जो पहले गिर गया वो जब गिर गया होगा, जब तक गिरा नहीं तब तक तो वो स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन जैसे ही गिर गया तो अब ये कैराबोला बनेगा। और किस टाइम पे जाके वो आप निकाल लेना, इसकी जो भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट थी सेकंड वाले की, हो सकता है वो यहाँ से
इनिशियल से 8 सेकंड के बाद ऐसा हो रहा हो, ये आप निकालना। यहाँ से जो टी इक्वल टू मैंने अभी लिखा था ना, इसको मान लो 6 सेकंड लग रहे हैं, इसको 8 सेकंड लग रहे हो, तो 8 सेकंड के बाद क्या होगा कि ये दूसरा वाला भी जो स्टोन था वो नीचे आके गिर जाएगा। यदि वो नीचे आके गिर गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, मतलब पोजीशन का डिफरेंस ही तो पूछा था, तो वो 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 8 पे जाके 0 हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बनेगा पैराबोला, पैराबोला नहीं पैराबोला, समझ गए आप। तो ये पैराबोला क्यों आई, क्योंकि इसकी इक्वेशन टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, और टी इक्वल टू 8 सेकंड पे जाके जब टी इक्वल टू 8 मतलब समझ रहे हो ना, दूसरा स्टोन भी जब जमीन से टकरा जाएगा x2 माइनस x1 0 हो जाएंगे, क्योंकि x2 भी यहाँ है x1 भी यहाँ है, दोनों के बीच में पोजीशन का डिफरेंस क्या कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इस जगह पे आगे पोजीशन वेक्टर 0 हो गए। यही बात आप समझ पाए जी। तो इस तरह का ग्राफ भाई IIT सही में। अच्छा, मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ आज, खुशखबरी आपको दे ही देता हूँ भाई। और वो खुशखबरी आपके लिए ये है कि जो NCERT जो है अपनी, उसके जो क्वेश्चन होते हैं भाई, वो जेई में भी डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, समझ रहे हो लेवल, जेई में डायरेक्टली पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। तो जेई आप कुछ ऐसा मत समझना कि जो नीट में आएंगे वही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन NCERT में दिए होंगे, नहीं। NCERT में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे भाई। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के लेवल पे आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि जितने एडवांस में आपको क्वेश्चन उठाने चाहिए उतने आप उठा पाओगे। यदि आपने ढंग से NCERT पढ़ी है और आपने एक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो जेई के क्वेश्चन आप इजीली पिकअप कर पाओगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी कर पाओगे। अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा दावा नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जेई एडवांस जो है, ये एडवांस जो है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप उसमें 100% क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं भाई, क्वेश्चन डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि 100% आपको करने भी नहीं है, बहुत कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि आप इसमें 100% क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपने NCERT पूरी पढ़ी है ढंग से और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, देखो 2 तरीके से, या तो फिर आप जेई के पुराने क्वेश्चन जेई एडवांस के करो, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आप NCERT के कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लो। लेकिन वो समझने से काम होगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ NCERT कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और साथ वाले आपके यदि क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उनको एडवांटेज मिलेगा, उनको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपसे थोड़ा आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जो नए क्वेश्चन आएंगे, होगा कि जो अभी बाद में पेपर आएगा वो पुराने पेपर से कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ पिकअप नहीं किए जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे प्रीवियस ईयर के। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट एकदम नए होंगे। तो जो एकदम नए होंगे भाई, पूरी बात समझो, जो कॉन्सेप्ट एकदम नए होंगे उनमें से आपने यदि एकदम नए कॉन्सेप्ट में से आपने यदि कुछ क्वेश्चन कर लिए जो कि करने लायक थे, ईजी थे, तो आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। लेकिन आपने नए क्वेश्चन जो आपने कभी देखे नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में, वो बिल्कुल ही छोड़ दिए, तब दिक्कत हो जाएगी भाई। कुछ क्वेश्चन तो वो भी ऐसे देते हैं जो प्रीवियस ईयर से सिमिलर होंगे, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं जो एकदम नए, कॉन्सेप्ट तो नए नहीं होंगे यार, कॉन्सेप्ट तो पुराने जो चल रहे हैं वही, लेकिन क्वेश्चन समझने का तरीका, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था, यदि ये फर्स्ट टाइम आ जाता तो इसमें दिक्कत हो सकती थी बच्चों को कि सर ये ग्राफ कैसा बनेगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, जेई में भी आ चुका है, तो यदि नीट में भी आ जाए तो घबराना नहीं है अब, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 2-3 बार देख चुके हैं, NCERT में देख चुके हैं, जेई में देख चुके हो, तो अब ये नीट में भी आने लायक हो गया। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल NCERT को देते हैं पूर्ण विराम। थैंक यू सो मच। यदि आप बोलो तो जेई के क्वेश्चन भी मैं बना देता हूँ। थैंक यू, बाय।